बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। पुलिसिंग वो शोबा है कि जिसके अंदर सुबह शाम नए खतरात का सामना होता है। लोगों के साथ मुलाकात है, लोगों की शिकायत सुनना है और लोगों के मसाइल को हल करना है। कभी ड्यूटी फील्ड में होती है, कभी दफ्तर में होती है और कभी ट्रैफिक सिग्नल्स पे होती है। इन ट्रैफिक सिग्नल्स को लेके आज बड़ा चर्चा है चालानों का, जो कि हज़ारों रुपए के लोगों के घरों में भेजे जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से आज चालान जब घर में आता है तो 20,000 रुपये का चालान देख के आदमी की चीखें निकल जाती हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है सिंध पुलिस के जवासाल अफसर जनाब मोहम्मद पीर मोहम्मद शाह साहब, जो कि इस पर डीआईजी ट्रैफिक हैं और हमारे साथ आज इस गुफ्तगू में शरीक रहेंगे। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Salam. How are you? आई एम गुड सर। Thank you for having me here. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। खैरियत से हैं आप? All well, Alhamdulillah. बहुत शुक्रिया। सर, पुलिसिंग का शोबा वो शोबा है कि जिसमें एक आम नौजवान ये सोच के नहीं आता कि मेरी जान कहीं न चली जाए, लेकिन आपने उस शोबे का इंतखाब कर लिया कि जो सुबह शाम नए खतरात को फेस करता है। ज़रा बताइए तो कैसे आमद हुई इस तरफ और किस तरीके से इस शोबे को इख्तियार किया, वो ज़रा हम भी सुनना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ। ये तो मैं ये कहूँगा कि इस शोबे ने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि मेरी तो पोजीशन थोड़ी नीचे थी। मैं 5वें नंबर पे था और सीटें 2 थी सिर्फ पुलिस की। जब मैंने 2002 में एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगता था कि मैं कस्टम्स में जाऊँगा या शायद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो पहले नंबर पे था उन्होंने कस्टम ऑप्ट किया। सेकंड नंबर पे भी लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने भी कस्टम ऑप्ट किया। थर्ड डीएमजी में चले गए और फिर चौथा और पांचवा मैं और मेरे एक बैचमेट हैं, हम दोनों ने को पुलिस मिल गई। तो मुझे लगा उसी वक्त कि ये एक नामुमकिन सी चीज़ हुई, क्योंकि पुलिस तो बहुत टॉप पर जाती है मेरिट में, और 5वें नंबर वाले को अगर पुलिस मिल जाए तो बस खुदा ने कोई काम करवाना होगा। तो मैं भी चला गया उसके अंदर। तो बहरहाल तब से आज तक कोशिश करता हूँ कि जहाँ हूँ लोगों की मैं खिदमत कर सकूँ, और वही एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन भी है मेरे लिए। और जैसे जूनियर ऑफिसर होता है उसको तो बाहर की दाद भी चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपने करियर में तो शायद उसकी ज़रूरत कम, और अंदर से जो तसल्ली वाला एहसास जो है वो मोटिवेशन ज़्यादा रहती है आपकी। तो बस उसी की तरफ वही सफ़र है, उस तरफ गामज़न है हम। सर, कौन कौन से ज़िलों में, कौन कौन से शोबाजात में, कौन कौन से ओहदों पे आप अपनी सरगर्मियाँ और अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे चुके हैं अब तक, और इन तजुर्बात के अंदर कोई ऐसा अनोखा तजुर्बा जो आपके माजी और आपके जहन के नकूश पे आज तक ताज़ा हो? देखिए, मैंने स्टार्ट लिया पंजाब से, और मैं ज़्यादा रहा हूँ रहीम यार ख़ान, बहावलपुर, शेखुपुरा, कुछ अरसे के लिए जेलम। ट्रेनिंग मेरी लाहौर और इस्लामाबाद में हुई। तो शुरू के पहले 5 साल जो थे वो मैंने पंजाब में गुजारे। उसके बाद मैं फिर सिंध आया, यहाँ पर खैरपुर से मैंने स्टार्ट लिया। फिर मैं मास्टर्स करने बाहर चला गया था, और वापस आकर फिर सखर, खैरपुर, लाड़कानो, फिर कराची के मुख्तलिफ अज़ला में, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, और ज़माने में कोरंगी ईस्ट का हिस्सा था, फिर साउथ, फिर यहाँ से मौका मिला हैदराबाद, और फिर सांगढ़। इस तरह से पूरा अपर सिंध और लोअर सिंध और फिर कराची, ये सारी मैंने पोस्टिंग्स की। और साथ ही मैंने फिर स्टाफ पोस्टिंग्स काफ़ी की। आईजी के साथ रहा मैं एआईजी एडमिन रहा, एआईजी लॉग रहा, एआईजी वेलफेयर रहा, और एआईजी स्टेट मैनेजमेंट रहा, एआईजी इस्टेब्लिशमेंट रहा। तो यूँ फिर प्रमोशन हो गई, और पहली ही पोस्टिंग मेरी डीआईजी हेडक्वार्टर्स के तौर पे हुई, जो कि सबसे बड़ी मतलब कोवेटेड पोस्ट होती है हमारी। और मैं आई वाज लकी कि मैं जूनियर मोस्ट होकर भी उस पोस्ट पर गया। उसके बाद फिर मैं हैदराबाद डीआईजी रहा, सखर रहा, डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट रहा, अब डीआईजी ट्रैफिक हूँ। और ये तो है मेरी यानी कि पूरी करियर की दास्तान। बाकी जो वाक़यात होते हैं, देखिए वो तो बहुत सारे वाक़यात हैं इस तरह के जो मेरे जहन में इस तरह ताज़ा हैं जैसे कि कल मेरे साथ वो वाक़या हुआ हो। ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि शायद मेरे कानून में यानी कि एफआईआर के बाद तफ्तीश हमारा एक्चुअली काम है, तो उससे पहले अगर कोई काम हो जाए और एफआईआर ना बन रही हो, इस तरह के ना हज़ारों काम होते हैं, मैं वो करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि लोगों के मसले में हल करूँ।
अभी मैं सक्खर में था तो वहाँ पर मेरे पास 2 ट्रॉली भरकर लोग आए। तो मैंने जब पता किया शोर किस चीज़ का है तो उन्होंने कहा कि बाहर जो है ना लोग हैं, पूरा गाँव आया हुआ है। तो वहाँ ट्रॉलियों में बैठ के ना औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आ जाते हैं। तो वो आ गए, मैंने उनको बुला लिया। उनमें एक औरत थी, वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने जब मुझे अपनी दास्तान सुनाई तो मुझे बहुत दुःख हुआ और उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारे ही फैमिली के एक बंदे ने गलत काम किया और उसकी पादाश में हमारे सारे गाँव को वहाँ के लोगों ने, जो कि दूसरी कास्ट के थे, क्लैन के थे, उन्होंने यूँ समझ लें कि गांव बदर कर दिया है और हमें तीसरा साल है, हमारी फसलें नहीं हो रही। मैंने कहा वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि वो एक क्रिमिनल थे, उनसे इसने कुछ पैसे लिए उधार और वो वापस नहीं कर सका, जिस पर उनको गुस्सा आया। तो उसकी हद तक ज़मीन अगर उसको ना बसाने देते तो ठीक था, लेकिन बस उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने सारे, वो बेचारे छोटी कौम के थे, मतलब इतना यानी कि पावरफुल नहीं थे लोग, तो उन सबको उनका कि कोई ज़मीन पे आएगा तो हम उसको मार देंगे। तो मैंने फिर इंक्वायरी कराई, मैंने कहा क्या ये सच कह रहे हैं, ऐसे ही है? तो पता लगा जी वाकई ऐसे ही है। वो बहुत ज़मींदार, मतलब ज़मीनें उनकी काफ़ी थी। तो मैंने फिर वहाँ एक्शन किया, एक्शन करके मैं वहीं ही था, तो उनकी पहली फसल मैंने उगवाई और वो फसल जो है ना वो तैयार हुई, फिर मैंने उनकी फसल कटवाई। तो जो उन्होंने जश्न मनाया और जिस तरह से उन्होंने मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत और दुआएं दी, तो वो यानी रीसेंट पास्ट की मैं एक बात कर रहा हूँ। तो वो यानी कि फसल जब उतरी तो शायद करोड़ों रुपए की थी, क्योंकि गांव की थी सारे की। तो वो जो है ना हर कोई खुशी में, कोई अजरक डाल रहा था, कोई दुआएं दे रहा था, कोई मिठाई, और तो कुछ इस तरह से पूरा मेरा दफ्तर भर गया उनके से। दोबारा वो 3-4 ट्रॉलियों में आए उन 6-7 माह के अंदर। तो वो अभी भी राब्ते में हैं। तो आई फील वेरी सेटिस्फाइड जब मैं इस तरह के काम करूँ ना। इसमें मैंने क्रिमिनल मारा कोई, सिर्फ अपनी रिट इस्टेब्लिश की। उन क्रिमिनल्स को पता लग गया कि इसमें अब यानी कि पुलिस इज़ वेरी सीरियस, तो उन्होंने कभी मुड़कर यानी कि इनको उंगली भी नहीं उठाई और आज तक नहीं उठाई। वो बस एक स्टेटस को था जिसको पुलिस शायद इसलिए नहीं जा रही थी उसके अंदर कि भाई हमारा क्या वास्ता, ज़मीन का मामला है, आप कोर्ट में जाएं, वहाँ से आप डिक्री लेकर आएँ। इस तरह के मामला फिर मैं कोशिश करता हूँ कि खुद सॉल्व करूँ। सर, ये तो आपने बड़ी एक अच्छी उम्दा मिसाल कायम की और एक उस पुलिस ऑफिसर का काम किया जो कि एक बच्चे के जहन में हम तस्वुर देते हैं कि ये पुलिस अफसर जो कि वर्दी में आपके सामने खड़ा है, ये आपका दोस्त है। तो यकीनी तौर पे एक अच्छी मिसाल आपने कायम की। मगर सर, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पुलिस अफसरान हैं, वो बाज़ ऐसी सरगर्मियों में भी मुलविस हो जाते हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, जो कि शायद माशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखी जा सकती। मैं बात कर रहा हूँ उन अवामिल की जिनको अमूमी तौर पे आम अल्फाज में रिश्वतखोरी कहते हैं, जिनको थोड़ा-सा लोग मायूब समझते हैं बात करते हुए। क्या ये महज़ इल्ज़ामात है पुलिस पे, या आप समझते हैं कि कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं कि जिसकी वजह से पुलिस का इमेज आज कुछ हद तक मुतासिर हुआ है? एक्चुअली ना देखें, पुलिस भी हमारे माशरे की रिफ्लेक्शन है। ये नहीं हो सकता कि आपको यानी कि बहुत ही उम्दा पुलिस, बहुत ही बुरे माशरे, या यानी कि यू कांट हैव गुड पुलिस इन बैड स्टेट। तो जैसे हमारे माशरे के अंदर अच्छे बुरे सारे हैं, इसी तरह पुलिस के अंदर भी अच्छे बुरे सारे हैं। तो मैंने बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं, यहाँ अभी भी हैं मेरे कॉलीग्स, जूनियर्स, इवन सीनियर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यानी कि बड़े खुलेआम लगता है कि वो इन चीज़ों को बुरा नहीं समझते। तो दिस गोज़ ऑल द वे डाउन। नीचे भी ऐसे लोग हैं, अच्छे और बुरे भी हैं। जैसे कि यानी कि मैंने कहा, सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल में पुलिस के अंदर ना उस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जिसमें पहले तो हम उनको लुक आफ्टर करें, उनकी फैमिली का, उनकी सेहत का, उनकी रिहाइश का, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो किसी भी तरह के गलत काम में कोई भी यानी कि स्टेप नहीं उठाएंगे। तो ये एक होलसम एक एक्सरसाइज है। बहरहाल जो आपने सवाल किया, मैं उससे यानी कि तायीद करूँगा कि हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं, करप्ट भी हैं और बिल्कुल अल्लाह के वली भी हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। सर, क्या आप समझते हैं कि जो अफसरान बाकायदा तौर पे सीएसएस जैसा कि आप पास करके आए और एक बराह रास्त बड़े ओहदे पे आपकी अपॉइंटमेंट हुई, फिर आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिला, ज़िले में आपने काम करना शुरू किया, फिर ऑफिस पोस्टिंग आपकी रही, उसका तर्ज फ़िक्र, उसका तर्ज अंदाज और उसका प्रोफेशनलिज्म में कितना फ़र्क है
बमुकाबला उस जवान के जो कि एक कांस्टेबल के तौर पे भर्ती हुआ, फिर एएसआई बना और फिर इस तरह करते करते एक अच्छे ओहदे पे पहुंचा। इन दोनों की एक्सपर्टीज को अगर आप मवाजना करें तो आप किस तरह परखना चाहेंगे, किस जाविये और किस जायचे पे आप उनको देखना चाहेंगे, क्या फ़र्क है बुनियादी? देखिए फ़र्क तो बहुत है। जो हम पीएसपीज हैं, यानी कि अगर डिपार्टमेंट की कोई बुराई करता है तो एक्चुअली वो पीएसपी का फेलियर ही है कि हमने लीडरशिप देनी होती है डिपार्टमेंट को, क्योंकि हम चंद होते हैं और डिपार्टमेंट का बल्क होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई नीचे बड़ी करप्शन है, यानी कि ये ऐसे ही है कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालकर और अपने आप को हम बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दें। जो हमारा फ़र्ज़ था कि इस डिपार्टमेंट को एक सिमत देना, एक लीडरशिप देना, इसको आवाम के लिए एक पसंदीदा शोबा या डिपार्टमेंट करार देना, हमारा काम था ये। हम वो ना कर सके और अब हम ये कहें कि जी यहाँ तो बड़ी करप्शन है, तो यहाँ के एसएचओ ऐसे हैं, तो जहाँ सिपाही, तो ये तो हमें ज़ेब नहीं देता, मैं समझता हूँ। हमारा जो है ना प्रॉब्लम ये है कि हम जो गैप है, जो कांस्टेबलरी का या रैंक एंड फाइल का और जो हमारा, उसको हमने ख़त्म कर रहा था। हमें साल में कोई 1 या 2 दफ़ा बड़ा खाना करके उनके साथ मिलकर हमें ये सिर्फ एहसास नहीं दिलाना कि हम आपके साथ हैं, बल्कि अपने अमली तरीक़ों से उनको ये एहसास दिलाना है कि हम हर वक्त आपके साथ हैं, ना कि सिर्फ बड़े खाने पर आपके साथ हैं। फिर एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो स्ट्रीट का जो ऑफिसर है, स्ट्रीट कॉप, और हम जो मैनेजमेंट कॉप्स हैं, इनके अंदर यानी कि एक बड़ी खलीज है, उसको हमने फिल करना था। वो भी हम मेरे ख़्याल में उस तरह से कर नहीं सके। ये एक बड़ी बहस है और मेरा ख़्याल है कि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहीं से ही इसके अंदर यानी कि इश्यूज़ हैं। जब हम रिक्रूटमेंट ही उस तरीके से करेंगे कि जहाँ पर ऐसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में आएँ जिनको शायद सारी उम्र भी हम उस तरह से वो कॉन्फिडेंस ही ना दे सकें कि वो अपनी ज़ुबान से अपने मसले को फोर्सफुली अपने सीनियर को पेश कर सकें। तो यानी कि अगर मेरे सामने कोई कांस्टेबल आता है, मैं अगर उसको कहता हूँ आप बैठो, तो वो बेचारा बैठ नहीं सकता। उसको यकीन नहीं आएगा अगर मैं उसको चाय ऑफ़र करूँ। ये ऐसा क्यों है? यानी कि उसको इतना कंफर्ट ज़ोन होना चाहिए कि किसी सीनियर के ऑफ़िस में अगर वो आए और वो उसको कुर्सी या सोफ़ा ऑफ़र करे तो वो बड़ा कंफर्टेबली बैठे। और वो जो कॉन्फिडेंस का ना होना, वो एक्चुअली शो करता है रोड के ऊपर। वो अपना अपना जो यानी कि गुस्सा समझ लें या जो भी समझ लें, वो रोड पर फिर नज़र आता है। तो फिर हमने उनको ट्रेनिंग उस तरह से नहीं दी। अब ट्रेनिंग देखें हम क्या देते हैं। ट्रेनिंग में ज़्यादातर परेड होती है, सैल्यूट होता है, रेड्स होते हैं और फिज़िकल होता है। जबकि पुलिस वाले ने तो काम लोगों को परेशानी में मसलों को हल करना, ये उनका काम है। जो डिस्ट्रेस में है थाने पे तो वही आएगा, तो उसको तो असल में सोशियोलॉजी की ट्रेनिंग देनी चाहिए हमें, और हमें साइकोलॉजी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ह्यूमन साइकी का समझाना चाहिए, किस तरह से किसी के ज़ख्म पर मरहम रखना है, क्या एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है। बेसिक ट्रेनिंग तो ये है सिपाही के लिए। ये तो नहीं है कि कैसे डंडा चलाना है, कैसे फायर करना है, कैसे रेड एम्बुश करना है, कैसे जो है दीवार खड़ावनी है, कैसे फायर मारना है। तो ये भी एक हिस्सा है, लेकिन दिस शुड बी जस्ट अ पार्ट। तो हम शायद उस तरह से वो ट्रेनिंग भी नहीं करा सकते हैं जो कि बाहर के माशरों में होती है। हमारा माशरा अभी तक वही अंग्रेज़ों के दौर का, कि जिसमें सोच ये थी कि अफसरान जो हैं वो बाहर के हैं और मुलाजमीन जो हैं वो इंडो पाक के हैं, और उनके ऊपर रूल करना है और रूल्स थ्रू डंडा करना है, और वही सिस्टम आज भी रहा है। सर, आपने बड़ा डिटेल जाके बहुत नाजुक और निहायत अहम मसले की निशानदेही की है कि जो कि कम्युनिकेशन गैप आला अफसरान और वाला अफसरान के दरमियान में होता है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। मगर क्या आप समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस को आसान बनाने में जो अवामिल रुकावट हैं, क्या वो सबसे बड़ा रुकावट का मंबा आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समझते हैं, या ब्यूरोक्रेसी को उसका ज़िम्मेदार करार देते हैं, या आप समझते हैं कि इंटरनली बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है कि ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो सके, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को मिल सके? कौन इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है आपकी निगाह में? मेरे ख्याल में ना, जो ये डिपार्टमेंट बना 1843 में, वो सरायत कर गया है हमारे रगों में। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसमें से निकलें कैसे।
अपनी राह निजात जो है इसको मज़ीद ताकतवर बनाने में समझते हैं, जबकि राह निजात इससे जान छुड़ाने में है। मैं आपको मिसाल दूं कि ये जो सिस्टम है ना, बेसिकली ये कॉन्स्टेबलरी सिस्टम है। ये अंग्रेज़ ने जब वो हुक्मरान था तब नाफिज किया 1843 में। अपने मुल्क में उसने कॉन्स्टेबलरी सिस्टम नहीं दिया, वहाँ पर पुलिस को एज ए सर्विस इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पर पुलिस को एज ए टूल फॉर द गवर्नमेंट टू ट्विस्ट द नेशन किया। अब ये दोनों बहुत बड़े फ़र्क है इसमें। इसको हम रिवर्स एक तरीके से कर सकते हैं, जब हमारी लीडरशिप ये सोचे, ये समझे और इसको यानी कि यकीन मान ले इस बात के कि भाई जो कांस्टेबल है ना हमारा, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये जो अब मैट्रिक पास लड़कों को भर्ती करके और अजीब किस्म की ट्रेनिंग देकर और कॉन्फिडेंस ख़त्म करके उनसे जब हम काम लेंगे ना, तो अल्टीमेटली ये गैप भी रहेगा और आवाम वो डंडा ही चलाते रहेंगे। और एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम पुलिस के लिए, जैसे यानी डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है ना कि आपकी इंटर होनी चाहिए प्री मेडिकल में, और इंजीनियर बनने के लिए इसी तरह एफएससी है तो ऐसी होनी चाहिए। तो पुलिस के लिए भी भाई आप देखें, अब पुलिस यानी कि आपने एज ए डिपार्टमेंट अडॉप्ट करना है उसको। बाहर भी ऐसा होता है, कांस्टेबल भर्ती होता है, वो चीफ कांस्टेबल बनता है। लाइक हर कांस्टेबल आईजी बन सकता है बाहर। अब यहाँ आईजी क्या, वो तो बेचारा एएसआई भी नहीं बन सकता। तो वो क्यों? क्योंकि आपने मैट्रिक पास ले लिया और वहाँ पर आपने बैचलर्स रख दी एएसपी के लिए, तो वो तो कभी बैचलर बन ही नहीं सकेगा, तो सारी उम्र उसने तो मैट्रिक पास ही रहना है। तो भाई आप जो है ना देखें, सिपाही जो है 90% हमारी नफरी का हिस्सा है। अगर हम 1,26,000 आज हैं पुलिस वाले, तो हमारे में 92,000 सिपाही हैं, 17,000 हेड कांस्टेबल है। तो पीछे बच कितने गए अफसरान? तो और उनको आपने मैट्रिक पास रखा हुआ है दोनों को। तो जो मैट्रिक पास होगा और जिसको ट्रेनिंग ही डंडा चलाने की आती होगी, तो आवाम के साथ तो मिलता भी तो वही है ना। आवाम को वो तकलीफ़ अगर देता है हमारा, बल्कि देगा ना 1 लाख से ज़्यादा जो है। तो अगर हम आज ये सोच लें कि हमने सिपाही उसको रखना है जिसकी कम से कम बैचलर्स हो सोशियोलॉजी में, और बल्कि पुलिस साइंस के अंदर। पुलिस इज़ अ साइंस, इट इज़ सोशल साइंस है ये। जैसे कि फ़ौजी के लिए बंदूक चलाना लाजमी है ना, इसी तरह सिपाही के लिए सोशियोलॉजी की डिग्री लाजमी है। जब तक आप उसको लोगों की तकलीफ़ को समझने का यानी कि वो इल्म नहीं होगा, तो वो लोगों की खिदमत भी नहीं कर सकता। और जब आप ये कर जाएंगे तो सिपाही आपके सामने डरेगा नहीं, आपके कहने के बैठो तो वो परेशान नहीं होगा, वो चाय आपके साथ पीने में शायबा नहीं समझेगा, वो अपने मसले को बयान करने में आपको देर नहीं लगाएगा। अगर आप गलत उसको कुछ कहोगे तो वो पढ़ा लिखा है, वो आपको जवाब भी दे सकता है कि सर ये दिस इज़ नॉट माई जॉब। अब चूँकि हम ये सुनना नहीं चाहते किसी से, तो हम ऐसा सिपाही रखना भी नहीं चाहते। हमें चाहिए मैट्रिक पास, जिसका सिर्फ काम है डंडे चलाना, बंदूक चलाना, रेड करना, एम्बुश करना, 9 फुट की दीवार खलाना, रस्से से जंप लगाना, और हमारे सामने चाय ना पी सकना, हमारे सामने बैठना ना, वो घबराए सारा कपकपाए, तो हम समझते हैं कि नाउ वी हैव अ गुड डिसिप्लिन। हालांकि दुनिया बदल चुकी है, वहाँ का कांस्टेबल जो है वो चीफ कांस्टेबल बनता है, हमारा कांस्टेबल बेचारा हेड कांस्टेबल भी नहीं बन सकता। वेरी वेल सेड। शाह साहब, जो आप बातें कर रहे हैं, अगर यही बातें मजीद चंद अफसरान हमारे पुलिस के महकमे में करने लगे तो हमें तो लगे शायद पुलिस के महकमे से अच्छा कोई महकमे ना हो। पुलिस के अंदर इस्लाहात का जिक्र तो बहुत होता है, लेकिन साथ ही साथ जब बात करते हैं पुलिस परफॉर्मेंस की, तो बहुत से लोग इस पे सवालिया निशान भी उठाते हैं कि पुलिस लोगों के साथ नावरा सलूक रखती है। बाज़ जगह लोग ये भी कहते हैं कि बेजा तंग किया जाता है। पहले बड़ा मशहूर आम था कि भाई 2 हजरात या ख़वातीन जा रहे हैं तो उनको रोक के निकाहनामा पूछा जाता था। क्या इस कल्चर के पीछे भी आप उस रवायती पुलिसगिरी को जहन को देखते हैं, या आपको लगता है कि हमारे अंदर वो इंसान ही पैदा नहीं हो सका जो कि आम रवैयों, आम माशरों को एक इंसान के तौर पर समझ सके, जिसका आपने जिक्र किया साइकोलॉजिकल हवालों से? क्या आपको लगता है कि इस नोयत पे भी, इस नहज पे भी काम करने की अशद ज़रूरत है, या इस सिलसिले को ऐसे ही हम देखते रहेंगे आइंदा 100 सालों में भी? नहीं देखें, जहाँ पर ना पावर आता है वहाँ करप्शन भी आती है।
पुलिस के अंदर ना इनहेरेंट इनबिल्ट पावर है जो सरकार उसको सैंक्शन करती है थ्रू लॉ। यानी कि एक वाहिद डिपार्टमेंट में पूरी दुनिया के अंदर जो कि लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स कर सकता है अपने अवाम के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ी पावर होती है। तो इसको चेक में रखना यही बड़ा सवालिया निशान है सारी दुनिया में। इस वक्त जितनी भी लिबरल सोसाइटीज़ हैं, वेस्ट हैं, डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ यही सवालिया निशान होता है कि भाई पुलिस को पावर दे रहे हो तो चेक कौन से रखें। तो यहाँ पे भी ना हमने, चूँकि पावर्स हमारे बहुत हैं, हम किसी को गिरफ़्तार कर सकते हैं, 24 घंटे तक हम रख सकते हैं और उसके बाद FIRs भी हम कर सकते हैं। तो नेचुरली उसी हिसाब से हमारे ऊपर चेक्स भी होने चाहिए जो कि हम सज़ाओं के तौर पर अपने ऑफिसर्स को देकर तो शायद बता देते हैं कि हमारे इतने चेक्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे आपने कहा कि निकाह का यानी कि डिमांड करना, दिस इज़ लाइक इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है मॉरल पुलिसिंग के हमारे लॉ के अंदर या PPC के अंदर। लेकिन स्टिल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे मैलिफाइड इंटेंशन है। यानी करप्शन जो है ना वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। आप किसी को तंग करेंगे, कॉर्नर करेंगे, नेचुरली आप एक्सटॉर्ट और उसको फ्लीस करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपको चेक में रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है कि आप अंदर इंसान के कोई चिप डाल दें और वो ठीक हो जाए। तो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सर, अक्सर लोग जब सफ़र कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे, तो बाज़ दफ़ा उनको आप जैसी काली वर्दी वाला हाथ दे के रोक लेता है और पीछे नाका भी लगा होता है। तो क्या उसका ये इख्तियार बनता है कि एक शख्स को रोक के उससे कागजात तलब करे और उनका लाइसेंस देखे, या ये इख्तियार महज एक सफ़ेद वर्दी वाले के पास ही है जो कि ट्रैफिक में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है? ज़रा सा आसान अल्फाज में लोगों के लिए बयान कर दें कि हकीकत क्या है। देखिए एक्चुअली ना ट्रैफिक पुलिस ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसी को बिला वजह रोक सकती है। आपके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अगर आपको रोकती है, देयर हैज़ टू बी सफिशिएंट ग्राउंड कि उसको शक था कि आपके जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि उसे लगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो आपको रोक कर आपकी आइडेंटिटी को मालूम कर सकता है कि भाई आप कौन हो, आप इधर से जा रहे हो, आप कभी इधर आए नहीं हो सकता है वो सिपाही वहाँ पुराना उस मोहल्ले का कम्युनिटी पुलिसिंग में चल रहा हो और एक ओपरा बंदा आ जाता है, उसको वो रोक सकता है। ये पावर है उसका। लेकिन लाइसेंस ढूंढना, पूछना और आइडेंटिटी के अलावा कोई चीज़ें तो वो नहीं कर सकता। हाँ, हमारी अब बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में भी हम किसी को बिला वजह नहीं रोक सकते। हाँ, उसने अगर कोई हेलमेट नहीं पहना या उसने कोई वायलेशन की तो वो बुनियादी चीज़ होगी हमारे लिए रोकने के लिए। चलो हम उससे बात कर सकते हैं कि अब बताओ भाई तुम्हारा लाइसेंस किधर है। लेकिन वो भी हमने ख़त्म कर दिया है क्योंकि इसी वजह से तो ट्रैफिक का एक तो जैम होता था, फिर पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगते थे कि भाई ये किसी और मकसद के खातिर खड़े हैं। फिर पुलिस से डिमांड भी होती थी हमारी कि भाई आपने टिकट्स ही जनरेट नहीं किए, आप चालान कितने किए, कोई नहीं किए, तो फिर वो अलग उनको सख्ती होती थी। तो बहरहाल ये एक बड़ा ही अनएंडिंग सा मसला था जो हमने हल कर दिया हमेशा के लिए। अब हम ना रोकेंगे ना टोकेंगे, हम सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। जो रोकना और टोकना है वो हमने हवाले कर दिया आसमान के। शाह साहब, आपने जिक्र कर दिया चालान का, जो कि आज का एक बहुत ही मशहूर ज़माना टॉपिक इस वक्त बन चुका है। इस ई चालान को लेके लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लोग कहते हैं कि हमारी तो गाड़ी घर पे खड़ी है, हमें चालान आ गया 20,000 का। लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम तो उस सड़क से गुजरे नहीं जहाँ से हमें चालान आ गया, और मीडिया में तो ये खबरें भी गुजरी नहीं, शायद आपको भी चालान आ गया। तो ये क्या मामला है? ई चालान का आइडिया क्यों कंसीव किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जा रहा है, और इसके आउटकम्स को आप किस हद तक हौसला अफजा देखते हैं, और इसमें डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं और उसमें किस हद तक बेहतरी की गुंजाइश है? ज़रा इस पर बयान कर सकते। देखिए, पहले तो आपने जो बात की, इस तरह के केसेस आए हैं लेकिन वो शाज़ और नादिर हैं। वो ऐसा है कि मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट आपने लगाया हुआ है, मेरी गाड़ी घर में खड़ी है, आपने की वायलेशन, टिकट तो मुझे आएगा क्योंकि आपने तो इलीगल लगाई हुई है। जब मेरे पास आई तो मैंने फ़ोन किया या मैं सर्विस सेंटर गया तो मैंने तो यही एजिटेट किया कि भाई मेरी गाड़ी तो हैदराबाद खड़ी है, आपने मुझे हैदराबाद चालान भेज दिया, मेरी गाड़ी तो कराची आई ही नहीं है। अच्छा, हमने जब सिस्टम में चेक किया तो भाई वो नंबर प्लेट तो गाड़ी को अलॉटेड थी। फिर हमने उस गाड़ी को, उनको तो हमने माफ़ कर दिया टिकट, लेकिन जिसने उनकी नंबर को यूज़ की उसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसके ऊपर FIR कर दी। अब ये मामला देखें, इतना ख़राब हुआ है कि आपकी नंबर प्लेट कोई और लगा रहा है। अच्छा, मेरी गाड़ी पिकी हुई है, पता नहीं कौन चला रहा है। अब ये सारी चीज़ें हम बैठ के ड्राइंग रूम में
और कागज़ों पे सिग्नेचर्स करके तो ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको काइनेटिक होना पड़ेगा। काइनेटिक हम हो चुके हैं, हमारी टिकट जनरेट हो रही हैं, लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं जो जेन्युइन है, वो उनके लिए ही तो हमने सहूलत सेंटर बनाए। वो आते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, ना सिर्फ ये कि उनका टिकट क्लोज़ करते हैं, बल्कि उनके नाम पे जो गाड़ी चल रही है, उनके नंबर प्लेट पे, हम उसको भी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर किसी के ऊपर टिकट आए या ना आए, अगर उन्होंने गाड़ी किसी ज़माने में रखी थी अपने पास जो बेच दी है, दे कैन वॉक इन, आप आएँ हमारे पास, आप सिर्फ हमें एप्लीकेशन दें कि मैंने ये गाड़ी सन 2012 में बेच दी थी, बस। हम ऑल वी नीड इज़ आपका शनाख्ती कार्ड और आपकी सिग्नेचर। हम एक्साइज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी गाड़ी की ज़िम्मा आपके ज़िम्मे से उतार देंगे, और अब जो वो गाड़ी होगी वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। अब वो ग्राउंड के ऊपर पकड़ी जाएगी, उसको डिटेन किया जाएगा, उसके मालिक को कहा जाएगा आप पहले अपने नाम कराएं और उसके बाद गाड़ी चलाएं। इस तरह ही तो बेहतरी आएगी ना। एक एक करके हम गाड़ियों को छानबीन करते ठीक करेंगे, फिर लोगों के जहन में भी खौफ बैठ रहा है कि भाई गाड़ी अपने नाम कराओ, या मेरी गाड़ी अपने नाम पर है तो मैं उसको एक्साइज में या सहूलत सेंटर जाकर अपने नाम से उतरवा के आ जाऊँ। तो देखें, अब घर बैठे तो ये चीज़ें नहीं हो सकती थी, आज तक तो नहीं हुई थी ना। अगर किसी की चोरी शुदा गाड़ी ऐसे चली कि मेरी तो गाड़ी 4 साल पहले चोरी हो गई थी और चालान मुझे दिया, ठीक है, एक तरफ तो ये वाकई अजीब सी बात लगती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि हमारे सिस्टम ने गाड़ी जो छिनी हुई है और या चोरी हुई है उसको आइडेंटिफाई करके पुलिस को दिया। हो सकता है वो वाकई चोरीशुदा हो, या हो सकता है कि उसकी नंबर प्लेट उसने लगाई हुई हो। इन एनी केस उसके ऊपर एफआईआर बनेगी। तो बहरहाल ये सिस्टम बेहतर होगा अल्टीमेटली, मैं देख रहा हूँ। इसमें अभी शुरू के ये इश्यूज़ हैं, लोग उसको मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी उसको बलून कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इश्यूज़ तो हैं, वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं। अल्टीमेटली 6 माह साल के अंदर इस तरह के इश्यूज़ जो है ना, वो बिल्कुल वंस इन अ ब्लू मून वाला मामला रह जाएगा, और जो बाकी चीज़ें होंगी वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। दूसरा आपका पार्ट था कि ये क्यों लेकर आए, उसकी 2 वजूहत थी। नंबर एक तो पुलिस के ऊपर करप्शन के एलिगेशन से हमने उसको माना और हमने उसका हल निकाल के आवाम के हवाले कर दिया कि आप ये कहते थे कि पुलिस आपको रोकती है, आपसे नाजायज़ डिमांड्स करती है ट्रैफिक पुलिस, अब वो नहीं कर सकती। अब आप जो है यू आर फ्री टू मूव। आप अगर ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन कर रहे हैं फिर भी आपको नहीं रोकेगी, आपको रोकने टोकने के लिए अब कैमरा है। दूसरी वजह वो थी एक्सीडेंट्स, फेटल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, 3-3 यौमिया हो रहे थे, 90-90 माहाना हो रहे थे। उनको हम कैसे कंट्रोल करते? हम कौन सा टूल रखते कि जिससे हमें डंपर, टैंकर, ट्रेलर, ट्रक या बस के ड्राइवर हमारे हाथ में कंट्रोल आ जाता? वो एक ही रास्ता था, दैट वाज टेक्नोलॉजी। उसी को हमने इस सिस्टम के अंदर इम्बाइब किया, उसको यानी कि मिलाया, और अल्टीमेटली ट्रैकर्स के ज़रिए आज उनकी भी जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सिस्टम तो देखें ना, ज़रूरत थी। यानी कि एक तरफ टेक्नोलॉजी और नंबर 2 फेसलेस, ये 2 चीज़ें जो है ना, इन्होंने हमें एम्पावर किया है, और लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप होगा, क्योंकि अब जो टिकट आएगा वो एविडेंस बेस्ड है। आपने जो इश्यूज हाईलाइट किए वो 2-3 किस्म के हुए हैं, लेकिन 99% तो लोग या आप देखें कि वेवर ले रहे हैं, माफ़ी ले रहे हैं। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, फर्स्ट माफ़ी है तो हमें दे दें। हम उनको दे रहे हैं और 2 मिनट के अंदर दे रहे हैं, विच इज़ पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम। बेहतरीन। अच्छा, जो आप लोगों ने अभी सारी काविश की है उसके डेफिनेटली यकीनी तौर पे हम उम्मीद करेंगे आने वाले कुछ सालों में दूर आसाइश हम देखें, और जैसे कि आलमी सिटीज़ हैं जिसको हम दुबई कहते हैं, या जो और इस तरह के आलमी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ जो कल्चर है, वहाँ जो सिस्टम है, गालिबन वो आप चाहते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। मगर क्या आप समझते हैं कि जो भी आपने जिक्र किया कि साथ ही साथ आप रेगुलराइज करना चाह रहे हैं उन डंपर्स को भी, उन बड़े ट्रॉलों को भी, जो कि सड़कों पर अक्सर व बेशतर लोगों को रोन भी देते हैं, उन पे अक्सर नंबर प्लेटें इस शहर की होती नहीं है, और जो ड्राइवर होते हैं वो भी शायद लाइसेंस के बिना ही होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि वो नशे में धुत होते हैं। और आपने कहा कि उनकी ओवर स्पीडिंग को हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को गाड़ी ही ना दी जाए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन लोगों को उस ट्रक का मालिक ही नहीं बनाया जाए कि वो उस ट्रक को लेके आ सके जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है इस सिंध में, इस शहर में। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि इस शोबे पे भी काम करने की ज़रूरत? देखिए, आपने 2 चीज़ें हाईलाइट की। पहली आपने चीज़ हाईलाइट की कि जो बाहर की गाड़ियाँ हैं तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। देखें, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ज़्यादातर ये बलूचिस्तान की रजिस्टर्ड हैं, लसबेला की।
लेकिन हमने जो ट्रैकर का कंट्रोल लिया है ना, वो उनके मालिक के नाम का लिया है। भले आप लसबेला की गाड़ी रजिस्टर्ड चलाएं, लेकिन ट्रैकर तो कराची में लगाएंगे ना, तो कराची की कोई ना कोई कंपनी होगी, या ट्रैकर होगी, या रीच होगी, या ये जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं 8-10, तो वहाँ से हम उनका डेटा लेते हैं, उनका एक्सेस हमारे पास होता है। कल को वो कोई भी वायलेशन करता है, ओवर स्पीड करता है, या उसके अलावा मतलब सीट बेल्ट नहीं पहनता, तो हम उसको टिकट इशू कर सकते हैं, क्योंकि उसका डेटा ऑल्दो वो बलूचिस्तान का है या केपी का है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास थ्रू ट्रैकर आ चुका। अब आप आ जाएं कि उनकी जो है ना लाइसेंस की आपने बात की। देखिए, हमारा ये होता है कि जैसे ही वो कोई वायलेशन होती है तो उसकी लाइसेंस उसी वक्त हिट होता है, और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना 1,50,000 रुपये जुर्माना है बड़ी गाड़ी का। तो ये देखिएगा, आप कुछ अरसे की बात है, देखें ओवरनाइट चेंज नहीं आएगी। ये एक सिस्टम है, इट विल टेक इट्स रूट्स, और अल्टीमेटली जो है ना ये सबको अफेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा भारी चालान जो है ना वो बड़ी गाड़ियों के हैं, यानी कि ट्रैकर ना लगाने का 1,00,000 रुपया है, ड्राइवर को बगैर लाइसेंस के चलाएगा 50,000 रुपया है, ओवर स्पीडिंग करेगा 20,000 रुपया है। यानी कि ये सोच नहीं सकते कि जो इनका मज़े थे, आज़ादी थी, यानी कि बगैर यानी कि एविडेंस के हम कुछ कह नहीं सकते थे, अब हर चीज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एविडेंस के दायरे में आ रही है। ये उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अल्टीमेटली या तो ये अपने आप को सुधारेंगे, या अपना जो है ना किबला यानी कि अपना बिजनेस चेंज करेंगे। देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन फॉर देम। और ये देखें, कहना आसान है कि ये कुचलते फिर रहे हैं। हाँ, हुकूमत जो है अल्टीमेटली ना इस बात पे सोच रही है कि ये एक पोर्ट सिटी है, जो हम भूल जाते हैं। हम लाहौर से मवाजना तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 5 लाहौर मिलाओ तो भी कराची नहीं बनेगा, और ना वहाँ समंदर है, ना वहाँ पे इतनी पोर्ट्स हैं। हमारी पोर्ट्स देखें आप, पोर्ट कासिम है, किमाड़ी है, चाइना पोर्ट है, ये सेकंड पोर्ट है जो अंदर को, 5 पोर्टें हैं यहाँ पर। अगर आप हर पोर्ट पे एक एक जहाज़ भी बांध लें तो हर जहाज़ में कितने जो है ट्रेलर निकलेंगे। अब वो कहाँ से जाएं? यही रोड है, यही बोट बेसिन से जाते हैं, यही आपकी जो है ना माड़ीपुर रोड है, यही आपका नेटी गेटी पुल है। तो आप उधर देखें ना, जहाँ पर मिक्स ट्रैफिक होगा, जहाँ पर डंपर ट्रेलर टैंकर डंपर कारें मोटरसाइकिलें साथ चल रही होंगी, तो वहाँ पे चांसेस भी तो ज़्यादा होंगे ना एक्सीडेंट्स के। या तो फिर एक्सप्रेस वेज हों जो कि ऑल द वे बाहर ही बाहर से आएँ, सीधे पोर्ट जाएँ, वहाँ से बाहर ही बाहर से जाएँ और अप कंट्री के लिए आएँ, फिर आपके एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने अभी जो फिगर है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जहाँ 90 था महाना, अब वहाँ 45 से 50 के बीच में ले आएँ। आप अंदाज़ा लगाओ, 40 बंदे हम हर माह बचा रहे हैं, जिन्होंने अगर ये इंटरवेंशंस हम ना करते तो दे वुड हैव डाइड इन एक्सीडेंट। तो अगर 40 बंदे किसी एक इंटरवेंशन से बच रहे हैं हर माह, तो क्या ये बुरा सिस्टम है? मेरे ख्याल में इसको ग्रो करने दें, ये 40 से भी नीचे आ जाएगी फिगर। ये हम 30 तक ले आएंगे, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यानी कि इंटरनेशनली कहा जाता है कि अगर किसी बड़े शहर के अंदर फेटल एक्सीडेंट्स में 1 से सवा 1 बंदा डेथ कर रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल। हमारी तो 3 पर थी, अभी हम 2 पर ले आए हैं, पौने 2 पे ले आए हैं, और नीचे लेकर जाएंगे। जितना सख्ती होगी उतना ही एक्सीडेंट्स कम होंगे। आपने गालिबन ये भी कहा कि मुस्तकबिल में रोबोट चालान करेंगे। क्या ये महज एक ख्वाब है, या हकीकी तौर पे इसका मुजाहरा इस माशरे में हो सकेगा कि जहाँ पे लोग अपनी सिम डालने का तरीका भी नहीं जानते? नहीं, नहीं। एक्चुअली रोबोट जो है ना हमारे माशरे में या हमारे मुल्क के अंदर उसको एक ह्यूमनॉइड समझा जाता है, कि 2 टांगों वाला, और उसके अंदर दिमाग होगा और शक्ल भी होगी। असल में ना हर वो मशीन जो प्रोग्रामेबल हो और जो ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिकली काम करे, वो रोबोट होती है। तो मैंने जब रोबोट का कहा था तो मेरे जहन में तो वो डेफिनेशन थी। अल्टीमेटली फिर मुझे समझाना पड़ा काफ़ी दोस्तों को। लोगों ने इसकी मीम्स बनाई और वो रोड पे दिखाए, बड़े बड़े रोबोट्स खड़े हुए, लोग उनको मार रहे हैं और बता रहे हैं कि खड्डे में गिर जाएगा तो क्या होगा। एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, और ये गाड़ी के अंदर स्कैनिंग के तौर पर यूज़ होगा। हमारी गाड़ियों में ये नस्ब होगा, और वो गाड़ी जो पार्किंग की वायलेशंस करती हैं उनको ये स्कैन करती हुई जाएगी। जैसे आप देखें, स्कूल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े यानी कि कॉलेजेस हैं, और शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनके जो है ना, या दुकानें हैं छोटी छोटी, जैसे सदर है,
तो वहाँ पर ना हम अभी तक फेल गए हैं कि किसी भी तरह से हम कामयाब नहीं जा रहे कि वहाँ से गाड़ियों को हम हटा सकें। जब हम हटाते हैं तो हमारा लिफ्टर आता है या चौपस आती है, वो उसको उठा के लेके जाती है, तो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती है तो वो रोड फिर ब्लॉक ही हो जाती है। तो ये कोई यानी एफिशिएंट तरीका नहीं है। अब हम सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे इंशाल्लाह जल्द ही, वो स्कैन करेगा ऐसी गाड़ियों को जो कि अनऑथराइज इलीगल पार्किंग में खड़ी होंगी या उन यानी कि जगहों पर होंगी जहाँ पर डबल पार्किंग अलाउड नहीं है। अभी हमने पूरे शहर में बोर्ड लगवा रहे हैं, अभी वो फर्स्ट स्टेज है हमारा। ये बोर्ड्स लगेंगे, फिर हम लेन्स डिफाइन करेंगे कि किस लेन के अंदर आप पार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये रोबोट आएगा और फिर ये स्कैन करके हमारे ट्रैक्स के हेडक्वार्टर में पूरा डेटा भेजेगा, वहाँ से टिकट जनरेट होगा और ऐसी गाड़ियों के घरों तक पहुँचेगा। ये साहब बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, लेकिन ये तो महज ख्वाबो ख्याल मालूम होती है। आप सदर के इलाके चले जाएं, आप बोल्टन मार्केट चले जाएं, वहाँ पे आपको एक ग्रोह दिखाई देगा जो कि आपकी गाड़ियों को 50-50 रुपए लेके लगाता है, और अगर उनको वो ना दो तो बोलता है भाई वापसी आओ, तो गाड़ी नहीं मिलेगी। ज़रा मार्केट आप चले जाएं, आपने कुछ लेना हो, आप उनको भत्ता दिए बगैर नहीं जा सकते। और वहाँ अगर आप किसी अफसर को देखो, उससे बात करने की कोशिश करो, तो वो आपको ऐसा तरीका बताता है कि जो आप प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकते। बाज़ दफ़ा मीडिया के दोस्तों ने उनसे बात की तो बोला भाई इसकी बाकायदा तौर पर कंप्लेन करें। यानी कि उनकी आंखों के सामने वो लोग गाड़ी लगवा रहे हैं, 3-3 लेन लगवा रहे हैं, और जो 50 रुपये दे रहा है उसको गाड़ी मिल रही है, बाकी को गाड़ी नहीं मिल रही। तो सर ये कैसे हो सकेगा? ये तो एक गिरोह यहाँ पे काम कर रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में खुलेआम काम कर रहा है, स्पेशली साउथ के इलाकों में, और वहाँ तो ऐसा मामला है कि शायद आपको इसके बिना गुजारा ही नहीं है। किस तरह इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये? देखें, ये जो है ना मशीन ही इसको कर सकती है। देखिए पहले जब बातें करते थे ना कि सिग्नल पे रुकना, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, अभी हो रहा है। तो ये जो सोल्यूशन मैं हमने कंसीव किया हुआ है ना, ये बेसिकली इस माफिया को तोड़ देगा। ये माफिया अगर खड़ी भी करेगी ना गाड़ी तो उसको भी स्कैन करके ले जाएगा। ये कब तक चलेंगे? अब होता क्या है, हम इनको हम जो है ना इनको कहते हैं भाई सिंगल लेन पार्किंग है, ये डबल में कर देते हैं। अच्छा, हम गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं तो आवाम के लिए परेशानी होती है, माफिया को तो कुछ भी नहीं होता, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो हम FIR करा देते हैं। FIR के लिए उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। अच्छा FIR, चलो इसको जेल में डाल दो, वो जाता है, अगले दिन बेल आउट हो जाता है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये फ़र्क तब पड़ेगा जब हम इंसान को बीच में से निकालेंगे, मशीन ले आएंगे, रोबोट जिससे मैं कहता हूँ, वो मशीन इनको सीधा कर देगी। 1 दफ़ा करेगी, 2 दफ़ा करेगी, महीने में 30वीं दफ़ा जब करेगी ना इनको, तो ये सीधे हो जाएंगे, ये दौड़ जाएंगे। क्योंकि देखें, मैंने भी बड़ी कोशिश की सिंगल लेन पार्किंग कराने की, मैं कामयाब भी हुआ हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन कितना बंदा कर सकता है। कोई ऑफिसर इंटरेस्ट ना ले तो बस वो खड़ी हो जाएंगी 3-3 लेन में। तो ये मशीन जब चलेगी ना तो एक ही दफ़ा चलेगी। मेरा यकीन है कि जनवरी में आएगी तो फरवरी तक आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे सीट बेल्ट का फ़र्क अभी नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है, मे बी 90% प्लस है। तो ये इसी तरह एकदम से फ़र्क आएगा। आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके देखें, दुनिया जो है ना वो ऐसे ही ठीक नहीं हो गई है। ये जो अरबों की मिसालें देते हैं ना हम, ये दुबई वालों, ये बद्दू लोग थे, इनको क्या पता, ये तो ऊँट चलाने वाले हैं। इनको 70 में देखो तो आप देखोगे ये कैसे लोग हैं, ये कैसे सही हो गए, क्या इनको यानी कि एजुकेशन दी गई? ये तो वैसे अभी भी बद्दू हैं, बोल नहीं सकते अंग्रेज़ी। तो इनको असल में फाइन्स दिए गए, ये सीधे हो गए। अभी वो ऊपर देखते हैं पहले, फिर इधर देखते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं। उनको पता है कि भाई यहाँ चारों तरफ खड़ा है ऊपर से मलक। तो एक्चुअली देखें, खौफ की बुनियाद पर ही माशरे चलते हैं। अगर खौफ नहीं होगा तो आपके अंदर ज़िम्मेदारी नहीं पैदा होगी, ज़िम्मेदारी पैदा नहीं होगी तो फिर आप हर तरह की मेहम और केओस क्रिएट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स गिव द रोबोट ड्यू शेयर इन डिसिप्लिनिंग आवर सिटी। शाहज़ाब, अक्सर लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि अगर इलीगल पार्किंग या गलत पार्किंग में उनकी गाड़ी खड़ी की जाती है और वो खाली जाती है, तो फिर जब उसको रिकवर कराने, चालान या फीस भरने जाते हैं तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। और ये आंखों देखी बात है कि बाज़ दफ़ा हेडलाइट टूट जाती है, बाज़ दफ़ा उसका इशारा टूट जाता है, और फिर जब वो वापस होके जो बाज़ दफ़ा हैंडल काम नहीं कर रहा होता, या गरीब की मोटरसाइकिल इस तरह से लेके जाना कि फिर उसको उठा के गाड़ी में भर के, तो डू यू थिंक कि इस पे भी कुछ वर्किंग करने की ज़रूरत है? और अमूमन जो लोग ये कर रहे होते हैं, स्पेशली
कि साउथ के इलाके जहाँ बड़ा रशी एरिया मार्केट्स हैं, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो गालिबन आपके ट्रैफिक के मुलाजिम भी नहीं है, उनको गालिबन ठेके पे रखा गया है। तो क्या इस मामले को भी आप समझते हैं कि आप किसी तरीके से चैनलाइज और कंप्यूटराइज्ड और इलेक्ट्रॉनिकली मैनुअली पे कन्वर्ट कर देंगे आप? ये रोबोट ही तो काम करेगा। देखिए ना, उसका काम ही यही है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसका मसले का हल इधर ही है। ये रोबोट जो है ना, आपकी गाड़ी में लगा हुआ है या ड्रोन में फिट है, वो ऊपर से घूम के गया या ज़मीन से चल के गया, वो नहीं फिर आपको माफ़ करेगा। फिर आपको क्यों उठाएंगे गाड़ी, इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि उठा के ले जाओ चौकी पर, फिर वहाँ पर उसको छोड़ो, फिर वो दूसरी दिन आए फिर वहाँ खड़ी कर दे। भाई उसको ऐसा सज़ा दे दो कि आइंदा वो तौबा कर ले, वो कहे कि भाई मैंने खड़ी नहीं करनी यहाँ पर, मैं बड़ी मुश्किल से तो पैसे जमा करा कर आया हूँ, उसको छुड़वा के आया हूँ अपने चालान को। तो यही हल है, और मेरे ख्याल में कोई हल नहीं है इसका। ना गाड़ी उठेगी आपकी, टो नहीं होगी, ना लिफ्ट होगी, ना चौकस पे मोटरसाइकिलें उठेंगी। बस आपके घरों में ये टिकट आएंगे, या आप सुधर जाएंगे या तो फिर मोटरसाइकिल घर पे आप पैदल। अच्छा, ये जो टिकटिंग का सिस्टम है, ई टिकटिंग का, जिसे हम ई चालान आम ज़बान में कह रहे हैं, ये शहर के कितने हिस्से को कवर कर रहा है और कौन-कौन से एरियाज़ वो हैं कि जहाँ पे अभी तक इस ई टिकटिंग, ई चालान की एक्सेस नहीं हुई है, और इसके पीछे कौन-सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? और इसके दायरे-कार को आप कराची के अलावा और मज़ीद कहाँ लेके जाना चाहेंगे? देखिए, ये अभी तो कराची के यूँ समझे 10वें या 12वें हिस्से में काम कर रहा है सिर्फ। वो इलाका जहाँ पे सड़कें बेहतर हैं, सिग्नल्स ठीक हैं, रोड मार्किंग्स हैं, वहाँ पर हम ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो बाकी का हिस्सा है वो अगले 2 सालों का एक प्लान है जिसके अंदर ये एक्सटेंड होगा। उस दौरान सड़कें भी ठीक होंगी, उस दौरान जो है सिग्नल्स भी लगेंगे, उस दौरान जो है ना वहाँ बोर्ड्स भी लगेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है शाहराह फैसल मेन है हमारी, एयरपोर्ट से आप निकलें सीधा मेट्रोपोल तक आएँ, ये कवर्ड है। और खालिद बिन वलीद रोड कवर्ड है, और राशिद मिनास रोड कवर है, और हमारा शाहराह कायदीन है, सर शाह सुलेमान रोड है ये वाली, इस पे लगे हुए हैं। फिर आप चले जाएँ आई चंद्रीगढ़ रोड, सिंध असेंबली के आगे वाला जो रोड है, MR कियानी रोड, ये जो ऐवान सदर है, फिर खलीकुज़्ज़मान रोड, फिर डिफेंस और क्लिफ्टन के काफ़ी इलाके, फ़िलहाल तो यहाँ पर ये है। उसके बाद फिर ये सेंट्रल, ईस्ट, गुलशन, नाज़िमाबाद, ये अगले साल में 5000 कैमरे हैं जो लगेंगे। तो तब तक जो है ना रोड्स भी बेहतर हो जाएंगी, तो वहाँ पे भी टिकट इशू होंगे। इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इसकी जो है ना सॉफ्टवेयर बेसिकली जो है ट्रैक्स के नाम पर है, तो ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम है, और ये ऑटोमेटेड है। बेसिकली ना कैमरे आते हैं आजकल ऐसे ITS के जो ऑटो पिक करते हैं हर किस्म की वायलेशन, वो फिर सॉफ्टवेयर होता है जो उसको जोड़ता है ट्रैफिक के साथ, एक्साइज के साथ, नादरा के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो ये 6-7 डिपार्टमेंट ना एक ही पेज पर होते हैं। फिर स्टेट बैंक थ्रू वन लिंक, ताकि जब टिकट जनरेट हो तो कैसे हो, फिर पोस्टल डिपार्टमेंट है जो कि उसको डिलीवर कर रहा है, फिर वन लिंक है जो पेमेंट के लिए आपको हेल्प कर रहा है। तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि पाकिस्तान का है, अपना NRTC ने इसको बनाया है GCS कंपनी के साथ, और अल्टीमेटली जो है ना ये ITS कैमरे ही हैं जो इंसानी काम कर रहे हैं, जो इंसान भी नहीं कर सकते। कि इतनी दूर से कोई बंदा मोबाइल पे बात कर रहा है गाड़ी के अंदर, कैसे पता लगेगा किसी भी ऑपरेटर को? वो खुद ही पिक करता है और खुद ही टिकट जनरेट करता है। हमें तो अगले दिन पता लगता है कि मेरे भाई के पास चली गई, मेरे सर टीचर कोई उस्ताद थे हमारे, उनके घर चली गई, हमारे IG ऑफिस में चली गई टिकटें, हमारे फाइनेंस डिवीज़न चली गई। ये हमें तो अगले दिन जब वो पुटअप होता है ना कभी कभार, तो मैं पूछता हूँ कितनी सरकारी गाड़ियाँ थी, तो तब मुझे पता लगता है। तो ये खुदकार निज़ाम है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऑटोमेटिकली। अच्छा, कैमरों का आपने जिक्र किया है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैमरे भी लगे, जिसमें आराम बाग का इलाका है, पाकिस्तान चौक है, और ये जो मरकज़ी इलाके हैं यहाँ पे आए। मगर अभी हमने पिछले दिनों खबर सुनी कि बिलावल चौरंगी पे जो कैमरे लगे थे गालिबन उसमें ही कोई हाथ दिखा गया। क्या इस पे भी आप समझते हैं कोई इंसानी खता है, या ये ना ये वो ऐसा है कि उसमें कैमरे नहीं थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था जो मुझे बताया इन्होंने, क्योंकि हमारे तो वहाँ है ही नहीं ना कैमरे, तो वो लगने थे नेक्स्ट फेज़ में। अब जैसे पाउडरी हैं या जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये पहले आपने सुना होगा ये ट्रांसफार्मर उतार कर PMD जिसे कहते हैं, उसमें से कॉयल निकाल के ले आते हैं,
अब इसमें से इन्होंने एलईडी या कौन सी होती है ये लिथियम बैटरी होती है, लिथियम बैटरियाँ निकाल के ले गए। वो वहीं पड़ा हुआ है डब्बा, तो वो बैटरी के चोर थे। उस पे काम कर रही है पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। यकीनन उन्होंने गाड़ी हायर की होगी, 22 फुट ऊंचा एक पोल है, वहाँ से कैसे उन्होंने उतारा। अच्छा, वैसे अगर ये चल रहा होता ना तो वो उतार भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसके अंदर ना अलार्म सिस्टम है। कोई भी अगर जाएगा प्लग मारेगा या ऐसे जो क्या होता है प्लायर से खोलेगा ना, तो वो हमें, हमारा हेड ऑफिस है उसके अंदर ये अलार्म सिस्टम बजता है, और उसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे उतरने में, वो तब तक गाड़ी पहुंच जाएगी। ये चूंकि एनर्जाइज्ड ही नहीं था, अभी यूज़ में ही था, तो इसलिए वो अपना हाथ दिखा गए। तो आपको इसमें कोई अंदरूनी हाथ मुलविस नजर आता है या कोई बहुत ही ज़हीन चोर था? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ना कोई तो है इसके पीछे, गाड़ी लाया है इतनी ऊंची। हाँ, यानी कि 22 फुट ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, भले कितना भी बहादुर क्यों ना हो। पोल आपने देखे ना कैसे स्लिपरी हैं, अगर चढ़ गया है तो फिर भी ओलंपियन होगा कोई। राइट सर। अच्छा, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो सिंध पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट का सिलसिला है, बिलखुसूस जो नौजवान इस शोबे की जानिब आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और क्या इस शोबे को इख्तियार करके वो अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या वो इस मुल्क का मुस्तकबिल भी महफूज बनाने में कोई अपना अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, ये तो एक आपके पास 30-35 साल की सर्विस होती है, और ये मेरे ख्याल में ना नबियों का पेशा है। अगर आप इसको समझें, इसको अच्छी तरह, इसमें इतनी खिदमत का मौका मिलता है आपको, आवाम का, करीब का, जो नाचार लाचार है, जो बेबस है, जो पावरलेस है, क्योंकि बहुत सारे मसले ना आप फौरी तौर पर इंटरवीन करके हल कर सकते हैं और दुआएं ले सकते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं तो इस नीयत से नौकरी करता हूँ। सेकंड जो इसके अंदर चीज़ है, वो इसमें जॉब, अगर आप कांस्टेबल लेवल पे आते हैं तो ठीक ठाक पे है आपकी ना, अगर आप अलाउंसेस मिलाएं तो उठते ही आपको 40 से 60 हज़ार के बीच में कोई ना कोई आप फिगर हिट कर रहे होंगे, जो कि एक इंजीनियर भी अगर आज ग्रेजुएट होता है ना, उस बेचारे को भी 30 हज़ार मुश्किल से मिलते हैं। तो आप एकदम मैट्रिक पास हैं और आप जो है ना 50 प्लस कर ले रहे हैं। इसमें भी आपको क्या करना चाहिए, आपको 3 चीज़ें करें आप। एक, कसरत करें या एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज लाइक हमारा 1 माइल जो होता है वो 8 मिनट में आपको दौड़ना होता है, तो वो आपने कंप्लीट करना है 8 मिनट के अंदर। एक तो ये मुसलसल करते रहें। सेकंड, आप जो है ना, हमारा टेस्ट होता है, वो अभी बुक्स भी अवेलेबल हैं, जनरल नॉलेज का होता है, जनरल आईक्यू का होता है, उसको आप प्रैक्टिस करते रहें। और तीसरा जो है ना, आपने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है, अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करना है कि जिससे अगला इम्प्रेस हो जाए। आप ये काम करें, इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। और सर्विस तो आपके लिए मैं समझता हूँ, जितना इसके अंदर मौका है ना दुआएं समेटने का और लूटने का, वो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं। ये तो आपने डेली सब वो बातें कर दी जो कि डेफिनेटली एक आम नौजवान के लिए बड़ी इंस्पायरिंग है। मगर जो हम मार्केट में सुनते हैं कि भाई पुलिस की नौकरी और पैसा ये तो लाज़िम मलज़ूम है, सियासी भर्तियां, सियासी सिफारिशें, क्या इन चीज़ों का भी कोई अमल दखल है या ये महज बातें ही हैं? भाई ये ख़त्म हो गया जब एडी ख्वाजा ने, जब से थर्ड पार्टी सिस्टम लेकर आए ना, अब तो मेरा गनमैन का बेटा भी नहीं हुआ। वो मुझे बेचारा कहता रहा, मैंने कहा भाई मेरे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि देखें रनिंग जब होती है उसमें फ़ौज होती है हमारे एक पार्ट में, और सीपीएलसी के नुमाइंदे होते हैं, और एक होम डिपार्टमेंट। तो मैंने कि रनिंग में पहले होता था 2017 से पहले की बातें, कि वैसे बगैर दौड़े भी पास कर दिया। बहुत करप्शन थी इस सारे सिलसिले में, लेकिन एडी साहब ने इतना बड़ा स्टैंड लिया और हमें हमेशा के लिए जो है ना आज़ाद कर गए इन सारे दबावों से। दूसरा आता है आपका रिटन है सारा कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपने पेपर देना है, आईबीए आपको पता है उसकी अपनी एक साख है, वो तो करीब नहीं आने देते, तो उसमें वो फेल हो जाते हैं बच्चे। अब जो रह जाते हैं फिर उनका इंटरव्यू होता है, उसमें चलो 19-20 हो सकती है, लेकिन वहाँ तक जो पहुँचा इसका मतलब है उसके अंदर वो तो थे ना, अपना मेरिट तो थी, जब भी तो वो पहुँचा है। तो मेरा ख्याल है कि ना ये जो बातें मार्केट में चल रही है ना, ये बीच के एजेंट हैं जो कि कूदते हैं और आपसे पैसे पकड़ लेते हैं, और आप बेचारे एक यानी कि आसरे में कि चलो यार इसको पैसे देंगे। अल्टीमेटली होना मेरिट के ऊपर है। आप अभी भी इंटरव्यू कर लें, या कि हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स में लोगों की कितने गरीब लोग हैं और दुआएं देते हैं उस सिस्टम को। तो ये फिर बीच के लोग होते हैं, पैसे पकड़ लेते हैं, और फिर आप हो जाएं तो आप समझते हैं कि शायद पैसों पर हुए आप मेरिट पे होते हैं।
नहीं हुए तो शायद वापस कर देते हैं या खा भी जाते होंगे, ऐसे केसेस चलते रहते हैं। जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि अपने बिजी स्केड्यूल में से आप हमारे लिए आज वक्त निकाल के इस पॉडकास्ट में तशरीफ लाए और अपने लिए वो बातें की जो कि हमारे नाजरीन और सामीन के लिए निहायत काबिल कदर हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपके साथ मजीद नशिस्तें करें और इस ई चलान समेत मजीद बेहतरियाँ जो आप इस सिंध पुलिस के अंदर लेके आना चाहते हैं उसमें हम आपको मजीद निखरता और आगे बढ़ता देखें। हम साथ ही साथ अपने तमाम नाज़रीन के भी बेहद शुक्रगुजार हैं जो इस तमाम तर पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहे, और हम दरख्वास्त करेंगे कि अपने फीडबैक से प्रोग्राम के मुतालिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 पे हमें ज़रूर मुतला करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान तलहा अनवर को इजाज़त दीजिए इस दरख्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर हर लम्हा गुजारें, इस मुल्क को अपना समझें, इस मुल्क के लोगों से प्यार करें और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी आन है, पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।